जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम हिंदी समाज, जो हिंदी से संबंधित समाज का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको हम आज बारीकी से समझेंगे। जैसे द्वंद्व समास क्या होता है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुब्रीहि समास, इनको हम कैसे पहचानें कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। समास, पहले हम समास को समझते हैं। समास होता क्या है? समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब छोटा रूप। समास का मतलब होता है छोटा रूप। जैसे कोई दो बड़े शब्द हैं, उनको मिलाकर एक छोटा सा शब्द बना दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक शब्द, जैसे दो शब्द हो गए, दो शब्द हों या दो से अधिक शब्द हों, उनको उनके बीच में जो संबंध बताते हैं उनको हम समास कहते हैं। ठीक है। और समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6। अब इस बात को बारीकी से ध्यान रखें कि शब्दों के परस्पर संबंध बताते हैं वो समास कहलाते हैं, और जो अक्षरों में या वर्ड में संबंध बताते हैं उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। अब इन भेदों को हम समझते हैं, कितने भेद होते हैं। ठीक है। अब हम इन भेदों को पहले समझेंगे। 6 भेद हमने बताया, अब 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 भेद इसके होते हैं। अब इनको हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे। जैसे पहला है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। अब हम ट्रिक को समझते हैं। अब ट्रिक नंबर 1 को समझते हैं। पहले द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह लगा होता है। अब आप इसको समझेंगे पहले। मतलब जो द्वंद्व समास होता है उसमें योजक चिन्ह का अधिकतर प्रयोग होता है। अधिकतर, आप ये ना समझें कि होता ही होता है, मतलब जिसमें होगा वही होगा, ऐसा नहीं है। मतलब अधिकतर प्रयोग जो होता है वो इस चिन्ह का, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लोप होता है, सॉरी गलत बोल गया, चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है? लोप होता है। ट्रिक नंबर 2 है, जैसे द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। किसका? और विभक्ति का। इस चिन्ह का और इस और विभक्ति का लोप होता है। अब इसको समझते हैं। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, ऐसे समझते हैं। जैसे देखो, माता पिता, मतलब इस योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और ये और नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप विशेष समझें। चिन्ह का लोप होता है, लोप नहीं दिया, लोप नहीं, यहाँ पे प्रयोग ही होगा, सॉरी। ठीक है, प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और का लोप होता है। इस बात को समझें। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और का लोप होता है। जैसे यहाँ अब बारीकी से समझ में आएगा। जैसे माता डैश पिता, माता डैश पिता, तो माता और पिता, माता और पिता हो गया। ऐसे ही राधा राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण। ऐसे भाई बहन, तो भाई और बहन। ऐसे पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, मतलब जिसमें और का लोप हो। ठीक है। सुख दुख, सुख और दुख, जिसमें और का लोप हो और जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगला समझते हैं द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, द्विगु समास कहलाता है। कैसा हो? संख्यावाची हो। अब आप ट्रिक को समझें। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? संख्या की प्रधानता होती है। आप इसको समझें, मतलब उसमें संख्या आएगी, आगे संख्या आएगी। जैसे देखो, नवरत्न, नव मतलब 9 आ रहा है, नव। सप्त 7 आ रहा है, त्रि 3 आ रहा है,
सत, यहाँ भी 7 आ रहा है, तो ये कैसी जो संख्या रूपी है, मतलब इसमें संख्या का प्रयोग हो। जैसे 9 रत्नों का समूह क्या कहलाता है, नवरत्न कहलाता है। 7 द्वीपों का समूह क्या कहलाता है, सप्तद्वीप कहलाता है। 3 भुवनों का समूह त्रिभुवन कहलाता है। और 7 मंजिलों का समूह तो 7 मंजिल कहलाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इसमें समूह होता है, संख्या होती है, संख्यावाची का प्रयोग होता है, आप इसे ध्यान रखें। अगला समझते हैं कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषक और उत्तर पद विशेष से हो। कैसा, पूर्व पद विशेषण और दूसरा उत्तर पद विशेष से हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ये तो किताब की भाषा हो गई, अब आप इसको ट्रिक से समझें। विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषता बताने वाले को, कोई किसी दूसरे की विशेषता बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च, ये दिया हुआ है काली मिर्च, तो ये मिर्च की विशेषता ही तो बता रहा है कि मिर्च कैसी है, काली है, मतलब काली है जो मिर्च, मतलब मिर्च की विशेषता बता रहा है काली मिर्च। जैसे नील कमल, मतलब नीला है जो कमल, जो कमल कैसा है, जो नीला है, नीला जो कमल है उसे क्या कहेंगे, नील कमल कहेंगे। पीतांबर, पीत है जो, पीत या मतलब पीला है जो अंबर, मतलब जिसके कपड़े पीले, वो क्या कह रहा है, पीतांबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, मतलब चंद्रमुखी क्या है, चंद्र के समान मुख, तो ये क्या कहलाएगा, ये कर्मधारय, मतलब ध्यान रखेंगे आप, जो किसी की विशेषता बताए तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। अगला समझते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। मतलब कैसा हो, पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय समझते हो, या उपसर्ग हो। अव्यय मतलब या अव्यय से तात्पर्य उपसर्ग हो या उपसर्ग हो। जैसे ट्रिक से हम समझते हैं, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है। मतलब जिसमें उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे यथा स्थान, मतलब इसमें देखो यथा, यथा लगा हुआ है, यथा यहाँ पे क्या लगा है, ये उपसर्ग लगा हुआ है। आजीवन, यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। और यथा समय, तो यहाँ पे यथा उपसर्ग लगा हुआ है। मतलब जहाँ पे उपसर्ग हो वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आजीवन, जीवन भर, प्रत्येक दिन, प्रति लगा हुआ है, समय के अनुसार। आप इसे आगे की ध्यान रखें बस, जिस पे उपसर्ग लगा हुआ है वह सभी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, और रात दिन, इनको भी ध्यान रखें। जैसे रात दिन, रात रात, दिन दिन, ये ध्यान रखेंगे। अगर अपोजिट आए, जैसे रात और दिन आ गए, जैसे यहाँ पे आ गया रात डैश दिन, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। लेकिन अगर रात रात दिया है और दिन दिन दिया है तो कैसा होगा, तो वो होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर अपोजिट आए तो वो द्वंद्व समास, और सेम आए तो वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला समझते हैं। सॉरी 6 नंबर पड़ गया, ये गलत पड़ गया, 6 5 नंबर है। ठीक है, ये 5 नंबर है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्री समास कहलाता है। मतलब जहाँ पे दो शब्दों का संयोग हो रहा है और उससे एक तीसरा शब्द बन रहा है, तो उसे हम वहाँ पे क्या करेंगे, अर्थ कुछ और किसी दूसरे की ओर, उसका जो अर्थ निकलता है कुछ तीसरे की ओर इंगित करता है, तो उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। जैसे पहला समझते हैं दशानन, मतलब 10 हैं आनंद, मतलब जिसके 10 मुख हैं वो कौन है, कौन है आपको पता है वो कौन है, रावण है। नीलकंठ, मतलब नीला है कंठ, जिसका अर्थ है तो वो शिव जी है, क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था इसलिए उनका कंठ नीला हो गया। लंबोदर, मतलब जिसकी गर्दन लंबी है वो कौन है, या नाक जिसकी लंबी है, लंबा उधर, तो वो कौन है, गणेश जी। गिरधर, गिरधर जिस गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। आप समझते हैं, उन्होंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया था तो इसलिए गिरधर, तो गिर को धारण करने वाले
श्री कृष्ण। मतलब तीसरा जो अर्थ निकल रहा है, पीछे की तरफ आप देखें, ये तीसरा जो अर्थ निकल रहा है यही इसे बता रहा है कि ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब अगला ये अंतिम वाला है तत्पुरुष समास। तो आप इसको और ध्यान रखें कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब इनको एक एक करके समझते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म में क्या होता है, को का लोप होता है। जैसे मतदाता, मतलब मत को देने वाला, जहाँ पे को, मतलब जहाँ पे को आए तो वहाँ पे कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष। जैसे गिरहकट, गिरहकट मतलब गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, को यहाँ पे को आ रहा है। ठीक है, को आ रहा है तो मतलब वो किससे है, कर्म से है। करण, करण मतलब जहाँ पे से आए क्या हो, जहाँ पे से आए, करण से, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, करण मतलब से आए। जैसे जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, या गुणहीन या गुण से हीन, तो से आ रहा है इसमें, तो जहाँ पे से का लोप हो वहाँ करण, और जहाँ को का लोप हो वहाँ पे कर्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला समझते हैं संप्रदान। संप्रदान होता है के लिए, संप्रदान क्या होता है, के लिए। संप्रदान का जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे हथकड़ी मतलब हाथ के लिए, कड़ी क्या कहलाती है, हथकड़ी कहलाती है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, या युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, जहाँ पे के लिए आए, ये के लिए दिया हुआ, तो इसको आप समझेंगे के लिए, तो किसके लिए, के लिए है संप्रदान तत्पुरुष के लिए। ठीक है, अब समझते हैं अपादान। अपादान से भी होता है, से ही आता है, इसमें भी से आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अलगाव होता है, मतलब किसी चीज़ को वहाँ पे मिलना होता है, उनसे उत्पन्न होना होता है। करण वहाँ साधन के रूप में और यहाँ अलगाव के रूप में। जैसे मतलब धनहीन, धन से ही मतलब धन उससे जा रहा है। भय से भीत मतलब वो भय से भीत है, मतलब जहाँ पे डर महसूस हो वहाँ पे भी अपादान तत्पुरुष होता है। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा है, मतलब अंधा उसका जा चुका है, मतलब उसकी रोशनी जा चुकी है, क्या कहलाता है, तो वो अपादान कारक कहलाता है। अब अगला समझते हैं संबंध तत्पुरुष, मतलब संबंध, यहाँ पे का, की, ना, नी, रे इनका प्रयोग हो, संबंध चिन्ह का लोप हो। जैसे प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर, जहाँ पे का प्रयोग हो रहा है। दिनचर्या, दिन की चर्या की हो रहा है यहाँ पे। भारत रत्न, भारत का रत्न मतलब का, की, के ये यू होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। अब अधिकरण तत्पुरुष, अब अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। अधिकरण का मतलब होता है किसी के ऊपर या में, किसी के ऊपर या में, ऊपर या में। ठीक है, पर या में। तो अब जैसे नीति निपुण मतलब नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास मतलब पर, और यहाँ पे मैं आ जाए वो आत्मा पर विश्वास। घोड़सवार, घोड़े पर सवार मतलब घोड़े के ऊपर सवार। ठीक है, घोड़े के ऊपर सवार, तो क्या कहलाता है वो, घुड़सवार। समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।